चलिए, आज हम लोग नया अध्याय पढ़ेंगे 10वीं कक्षा का, जिसका नाम है जल संसाधन। क्या पढ़ेंगे? तो जल संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग जुड़े रहिए, कोई लोग तो देखते नहीं हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 3/4 धरातल जल से ढका हुआ। पृथ्वी क्या है? तो 3/4 जल से ढका हुआ, परंतु इसमें प्रयोग में लाने योग्य अलवणीय जल का अनुपात क्या है? तो बहुत कम है, जो हम लोग उपयोग कर सकते हैं। और यह अलवणीय जल हमें सतही अपवाह और भौम जल स्रोतों से प्राप्त होता है, जिनका लगातार नवीकरणीय और पुनर्भरण जलीय चक्र द्वारा होता रहता है। कैसे प्राप्त होता है बिना लवण का जल? तो जो सतह के अंदर, मतलब धरती के नीचे जो बहती है, भूमि के अंतर्गत जो जल होती है उसके द्वारा। जिसका नवीकरण कैसे होती है? तो दोबारा जो वर्षा के कारण जो जल भरती है फिर नीचे द्वारा होती है। इस तरह सारा जल जलीय चक्र में गतिशील रहता है, जिसके जल नवीकरणीय सुनिश्चित होता है। आप सबको जानकर यह सोचने पर विवश होगा कि ध्यान कीजिएगा कि जब पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा है और जल एक नवीकरणीय योग्य संसाधन है, तब भी विश्व में अनेकों देशों में क्षेत्रों में जल की कमी कैसे है? ऐसी भविष्यवाणी क्यों लगाई जा रही है कि 2025 में 20 करोड़ लोग जल की नियतांत कमी झेलेंगे? ये सब भविष्यवाणी लगाई जा रही है। चलिए आगे आते हैं। एक देखिएगा, जल के कुछ तथ्य और आंकड़े देख लेते हैं। विश्व में जल के कुल आयतन का 96.5% भाग महासागरों में पाया जाता है। महासागरों में कितना भाग पाया जाता है जल का? तो 96.5% भाग कुल भाग का पाया जाता है महासागर में। केवल 2.5% भाग अलवणीय जल है। अलवणीय जल कितना है? तो 2.5%। 2.5% जल अलवणीय है। विश्व में अलवणीय जल का लगभग 70% भाग अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ के चादरों और हिमनदों के रूप में मिलता है। कैसे? तो ध्यान के 70% भाग अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ की चादर और हिमनदों के रूप में अलवणीय जल मिलता है। जबकि 30% से भी थोड़ा कम क्या होता है? भौम जल के रूप में स्पष्ट पाया जाता है, रूप में पाया जाता है। भारत विश्व की वृष्टि का 4% हिस्सा प्राप्त करता है और यह प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता के संदर्भ में विश्व में 133वां स्थान है। कितना विश्व में भारत का? तो 133वां स्थान है। कितना वर्षा प्राप्त करता है? 4% विश्व का। भारत में कुल नवीकरणीय योग्य जल संसाधन 1897 वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ष अनुमानित है। कितना है? तो ध्यान कीजिए, भारत में कुल नवीकरणीय योग्य जल संसाधन 1897 वर्ग प्रति किलोमीटर प्रति वर्ष अनुमानित है। भविष्यवाणी है कि 2025 तक भारत का एक बड़ा हिस्सा विश्व के अन्य देशों के क्षेत्रों की तरह जल के नितांत कमी महसूस करेगा, जैसा कि आप लोग देख ही चुके हैं पिछले वर्षों में। चलिए आगे आते हैं। जल दुर्लभता और जल संरक्षण में प्रबंधन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो ध्यान कीजिएगा, जल के विशाल भंडार और इसके नवीकरणीय योग्य गुणों के होते हुए सोचना भी मुश्किल है कि हमें जल की दुर्लभता का सामना पड़ सकता है। जैसे ही हम जल की कमी की बात करते हैं तो हमें तत्काल ही कम वर्षा वाले क्षेत्रों या सूखाग्रस्त इलाकों का ध्यान आता है। हमारे मानस पटल पर तुरंत राजस्थान के मरुस्थल और जल से भरे मटके संतुलित करती हुई जल भरने के लिए लंबा रास्ता तय करती पनहारनियों के चित्र चित्रित हो जाते हैं, जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं। यहाँ पर यह सच है कि वर्षा में वार्षिक और मौसमी परिवर्तन के कारण जल संसाधन की उपलब्धता में समय और स्थान के अनुसार विभिन्नता है, परंतु अधिकतर जल की कमी इसके अतिशोषण, अत्यधिक प्रयोग और समाज के विभिन्न वर्गों में जल के क्या हुआ? तो आसमान वितरण के कारण होती है। जैसे कि नीचे देखिए, यहाँ पर चित्र में ये पनभरनी सब है। एक और इजराइल जैसे देश में 25 सेंटीमीटर औसत वर्षा वाले देश जल का कोई अभाव नहीं, तो दूसरी ओर 114 सेंटीमीटर हमारे देश में प्रतिवर्ष सूखा होता है, जल प्रबंधन नहीं होने के कारण। आगे आते हैं। स्वीडन के एक विशेषज्ञ फाल्कन मार्क के अनुसार जल की कमी तब होती है जब प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिवर्ष 1000 से 1600 घन मीटर के बीच जल उपलब्ध होता है। कब होता है जल की कमी? तो स्वीडन के एक विशेषज्ञ फाल्कन मार्क के अनुसार प्रतिवर्ष एक व्यक्ति को 1000 से 1600 घन मीटर जल की उपलब्धता होती है। आगे आते हैं। आगे है कि क्या यह संभव है कि किसी देश में प्रचुर मात्रा में जल संसाधन होने के बावजूद भी वहाँ जल की दुर्लभता होती है। हमारे कई शहरों में इसके उदाहरण, जैसे अतः जल दुर्लभता अत्यधिक और बढ़ती जनसंख्या
हमारे कई सारे इसके उदाहरण हैं। अतः जल दुर्लभता अत्यधिक और बढ़ती जनसंख्या उसके परिणाम स्वरूप जल की बढ़ती मांग और उसके असमान वितरण का परिणाम हो सकता है। जल अधिक जनसंख्या के लिए घरेलू उपयोग में ही नहीं बल्कि अधिक अनाज उगाने के लिए भी चाहिए। अतः अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए जल संसाधनों का अतिशोषण करके ही सिंचित क्षेत्र बढ़ाया जा सकता है और शुष्क ऋतु में भी खेती की जा सकती है। और सिंचित कृषि में जल का सबसे बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। सिंचित कृषि में क्या होता है, तो जल का सबसे अधिक उपयोग होता है। शुष्क कृषि तकनीकों तथा सूखा प्रतिरोधी फसलों के विकास द्वारा अब कृषि के क्षेत्र में क्रांति लाने की आवश्यकता है। जैसा कि आप लोग टेलीविजन टीवी विज्ञापन में देखा होगा कि बहुत से किसानों के खेतों पर अपने निजी कुएं और नलकूप है जिसको सिंचाई करने के कारण वे उत्पाद बढ़ा रहे हैं। परंतु आपने कभी सोचा होगा कि इसका परिणाम क्या हो सकता है? तो इसके कारण भौम जल जो होता है, धरती के नीचे वाले जल और लोगों के लिए जल की उपलब्धता में क्या हो सकती है, तो कमी हो सकती है। और भोजन क्या होता है, तो सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। अब आगे आते हैं, देखिएगा कि स्वतंत्रता के बाद भारत में तेजी से औद्योगिकरण और शहरीकरण हुआ और विकास के अवसर प्राप्त हुए। कब हुआ, तो स्वतंत्रता के बाद तेजी से औद्योगिकरण और शहरीकरण हुआ और विकास के अवसर प्राप्त हुए। आजकल हर जगह बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो MNCs बड़े औद्योगिक घरानों के रूप में फैली हुई है। उद्योगों की बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण अलवणीय जल संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, उद्योगों की बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण अलवणीय जल संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है। उद्योगों के अत्यधिक जल के अलावा उनको चलाने के लिए ऊर्जा का भी आवश्यक होता है। क्या होता है, उद्योगों को अधिक जल के अलावा उनको चलाने के लिए ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है और इसकी काफ़ी हद तक पूर्ति जल विद्युत से होती है। वर्तमान समय में भारत में कुल विद्युत का लगभग 22% भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है। कितना, तो वर्तमान समय में तो 22% भाग जो होता है कुल विद्युत का जल से प्राप्त होता है, 22%। इसके अलावा शहरों की बढ़ती जनसंख्या तथा शहरी जीवन शैली के कारण न केवल जल और ऊर्जा की आवश्यकता में बढ़ोतरी होती है अपितु इनसे संबंधित समस्याएं और भी गहरी हुई है। यदि आप शहरी आवास समितियों या कॉलोनियों पर नज़र डालेंगे तो आप पाइएगा कि उनके अंदर जल पूर्ति के लिए नलकूप स्थापित किया जाता है। क्या किया जाता है, तो नलकूप कहाँ पर, तो शहरी आवास में। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि शहरों में जल संसाधनों का अतिशोषण हो रहा है और इनकी कमी होती जा रही है। अब तक हमने जल दुर्लभता के मात्रात्मक पहलू की बात की है। अब हम क्या करेंगे, ऐसी स्थिति के बारे में विचार करेंगे जहां लोगों की आवश्यकता के लिए काफ़ी जल संसाधन है परंतु फिर भी इन क्षेत्रों में जल की दुर्लभता क्या है, तो जल संसाधन होते हुए भी जल की दुर्लभता कैसे है। तो ध्यान कीजिएगा कि यह दुर्लभता जल की खराब गुणवत्ता के कारण हो सकती है। पिछले कुछ वर्षों से यह चिंता का विषय बनता जा रहा है कि लोगों के आवश्यकता के लिए प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद भी यह घरेलू और औद्योगिक अपशिष्ट रसायनों और कीटनाशकों और कृषि में प्रयुक्त उर्वरकों के द्वारा प्रदूषित और मानव उपयोग के लिए हानिकारक। क्या है, तो जल होते हुए भी जल दुर्लभता क्यों बनता है, क्योंकि प्रदूषित रहित और मानव उपयोग के लिए उर्वरक से प्रदूषित या रसायन कीटनाशक या अपशिष्ट या औद्योगिकरण के कारण खराब हो चुके हैं, इसलिए उपयोग उसका खतरनाक होता है। आगे आते हैं, एक द सिटीजन फिफ्थ रिपोर्ट CSE 1999 में आई थी कि भारत की नदियाँ विशेषकर छोटी सरिताएं जहरीली धाराओं में परिवर्तित हो गई और बड़ी नदियाँ जैसे गंगा यमुना कोई भी शुद्ध नहीं रही है। बढ़ती जनसंख्या, कृषि आधुनिकीकरण, नगरीकरण और औद्योगिकरण का भारत की नदियों पर अत्यधिक दुष्प्रभाव पड़ा है और हर दिन गहराता जा रहा है। इससे संपूर्ण जीवन खतरे में, यह 1999 के एक रिपोर्ट में बही गई थी। आगे आते हैं हम लोग, आपने अनुभव किया होगा कि समय की मांग की हम अपने जल संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन करें, स्वयं को स्वास्थ्य संबंधी खतरों से बचाएं और खाद्य सुरक्षा, अपनी आजीविका और उत्पादन क्रियाओं की निरंतरता को सुनिश्चित करें और हमारे प्राकृतिक परिवर्तनों को निम्नांकित होने से बचाएं। जल संसाधन का अतिशोषण और कुप्रबंधन से इन संसाधनों का क्या हो सकता है, तो ह्रास हो सकता है। जल संसाधन का अतिशोषण से और कुप्रबंधन से क्या हो सकता है, इन संसाधनों का ह्रास हो सकता है और पारिस्थितिकी संकट की समस्या पैदा हो सकती है। क्या हो सकती है, तो पारिस्थितिकी संकट की समस्या पैदा हो सकती है, जिसका हमारे जीवन पर क्या हो सकता है, तो गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। आगे आते हैं, बहुउद्देशीय नदी परियोजना और समन्वित जल संसाधन प्रबंधन, जल के लिए प्रबंधन करना, बहुउद्देशीय नदी परियोजना। हम जल का संरक्षण और प्रबंधन कैसे करें। पुरातत्व वैज्ञानिक और ऐतिहासिक अभिलेख दस्तावेज बताते हैं कि हमने प्राचीन काल से सिंचाई के लिए पत्थर के और मलबे से बांध, जलाशय अथवा झीलों के तटबंध जैसी नहरें उत्कृष्ट
जलीय कृतियाँ बनाई है, और इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि हमने यह परिपाटी आधुनिक भारत में जारी रखा और अधिकतर नदियों के बेसिन में बांध बनाए हुए हैं। एक रिपोर्ट आई थी डाइंग विजडम CA 1997 के रिपोर्ट में बताया गया था कि प्राचीन भारत में जलीय कृति में तो ईसा से 1 शताब्दी पहले इलाहाबाद के नज़दीक प्रयागराज जो है श्रृंगवेरा में गंगा नदी के बाढ़ के जल को संरक्षित करने के लिए एक उत्कृष्ट जल संग्रहण तंत्र बनाया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य एक राजा हुआ करते थे, इतिहास में आप लोग जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, कि समय बृहत स्तर पर बांध, झील और सिंचाई तंत्रों का निर्माण करवाया गया था। कलिंग जो उड़ीसा में है, नागार्जुनकोंडा आंध्र प्रदेश में, बेन्नूर कर्नाटक में और कोल्हापुर महाराष्ट्र में उत्कृष्ट सिंचाई तंत्र होने के सबूत मिले। क्या मिले हैं? तो उत्कृष्ट सिंचाई तंत्र कहाँ पर? तो कोल्हापुर महाराष्ट्र, नागार्जुनकोंडा आंध्र प्रदेश, कलिंग उड़ीसा और बेन्नूर कर्नाटक में। अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक भोपाल झील 11वीं शताब्दी में बनाई गई थी। भोपाल झील कब बनाई गई थी? तो 11वीं शताब्दी में। कब? ये एक कृत्रिम झील है जो कि अपने सदी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील भोपाल झील। आगे आते हैं। 14वीं शताब्दी में इल्तुतमिश ने दिल्ली में श्री फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास एक विशिष्ट तालाब बनाया था। क्या बनाया था? हौज खास किसने बनाया था? तो इल्तुतमिश ने। कब बनाया था? तो 14वीं शताब्दी में। ये CS रिपोर्ट 1997 डाई विजडम की है। आगे आते हैं। जैसे हम लोग पढ़ेंगे बहुउद्देशीय बांध। बांध क्या होता है? तो बांध क्या है और वो हमें जल संरक्षण प्रबंधन कैसे सहायक करता है? तो परंपरागत बांध क्या होती है? नदियों और वर्षा जल को एकत्रित करके बाद में उसे खेतों की सिंचाई के लिए उपलब्ध कराता है। क्या करते हैं परंपरागत बांध? तो नदियों और वर्षा जल को इकट्ठा करता है और बाद में उसे खेतों की सिंचाई के लिए उपलब्ध करवाते थे। आजकल क्या है, बांध सिर्फ सिंचाई के लिए नहीं बनाएगा, अपितु उनका उद्देश्य क्या है? तो विद्युत उत्पादन, घरेलू और औद्योगिक उपयोग, जल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, मनोरंजन और आंतरिक नौचालन और मछली पालन भी है। इसलिए बांधों को बहुउद्देशीय परियोजना भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसलिए बांधों को? तो बहुउद्देशीय परियोजना भी कहा जाता है, जहाँ एकत्रित जल के अनेकों उपयोग समन्वित है। क्या? तो एकत्रित जल के अनेकों उपयोग समन्वित है। उदाहरण के तौर पर सतलुज ब्यास बेसिन में भाखड़ा नांगल परियोजना जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों को काम आता है। क्या आता है? भाखड़ा नांगल और सतलुज ब्यास जो है किस में आता है? तो जल विद्युत और सिंचाई दोनों में काम। इसी प्रकार महानदी बेसिन में हीराकुंड परियोजना जल संरक्षण और बाढ़ नियंत्रण का समन्वय है। क्या है? हीराकुंड महानदी में तो जल संरक्षण और बाढ़ नियंत्रण का समन्वय है। आगे आते हैं। एक चीज़ ध्यान रखने वाला योग्य है कि बांध बहते जल को रोकने और दिशा देने या बहाव कम करने के लिए खड़ी की गई बाधा जो आमतौर पर जलाशय, झील अथवा जलभरण बनाती है। क्या करती है? तो बांध क्या होती है? तो बहते जल को रोकने, दिशा देने व बहाव कम करने के लिए खड़ी की गई बाधा जो आमतौर पर जलाशय, झील अथवा जलभरण बनाती है। बांध का अर्थ जलाशय से लिया जाता है। किसका? तो अर्थ जलाशय से लिया जाता न कि केवल ढांचे से। किससे लिया जाता है? तो जलाशय से। चलिए, अधिकतर बांधों में एक ढलवा हिस्सा होता है जिसके ऊपर से या अंदर से जल रुक कर लगातार बहता रहता है, और बांधों का वर्गीकरण उनके संरचना और उद्देश्य या फिर ऊंचाई के अनुसार किया जाता है। संरचना और उनमें प्रयुक्त पदार्थों की आधार पर बांध को लकड़ी के बांध, तटबंध बांध या पक्का बांध के अलावा कई उपवर्गों में बांटा जा सकता है। ऊंचाई के अनुसार बांधों को बड़े बांध और मुख्य बांध या नीचे बांध और मध्यम बांध और ऊंचे बांध में वर्गीकृत किया जा सकता है ऊंचाई के आधार पर। चलिए आगे आते हैं। स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ? शुरू की गई समन्वित जल संसाधन प्रबंधन उपागम पर आधारित बहुउद्देशीय परियोजनाओं को औपनिवेशिक काल में बनी बाधाओं को पार करते हुए देश को विकास और समृद्धि के रास्ते पर ले जाने वाले वाहक के रूप में देखा गया। कब? तो स्वतंत्रता के बाद शुरू की गई समन्वित जल संसाधन उपागम के तहत। जवाहरलाल नेहरू ने गर्व से बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा करते थे। ध्यान कीजिएगा कि आधुनिक भारत का मंदिर बांधों को कौन कहते थे? तो जवाहरलाल नेहरू कहा करते। उनका मानना था कि इन परियोजनाओं के चलते कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, औद्योगिकरण और नगरीय अर्थव्यवस्था समन्वित रूप से विकास करेगी। क्या कहना था? उनका मानना था इस परियोजना के चलते कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, औद्योगिकरण और नगरीय अर्थव्यवस्था समन्वित रूप से विकास करेगी। पिछले कुछ वर्षों में बहुउद्देशीय परियोजनाओं और बड़े बांध कई कारणों से परिनिरीक्षण और विरोध के विषय बन गए हैं। क्या हुए हैं? तो पिछले कुछ वर्षों में बहुउद्देशीय परियोजना और बड़े बांध कई कारण परिनिरीक्षण और विरोध का विषय बन गए हैं।
नदियों पर बांध बनाना और उनका बहाव नियंत्रित करने से उनका प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध होता है, जिसके कारण तलछट बहाव कम हो जाता है और अत्यधिक तलछट जलाशय की तली में जमा होता रहता है, जिससे नदी की तल अधिक चट्टानी हो जाती है और नदी जलीय जीव आवासों में भोजन की कमी हो जाती है। क्या होती है, तो ध्यान कीजिएगा, क्या होता है, नदी पर बांध बनाने से उनका बहाव नियंत्रित रुक जाता है और उनका प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध, जिसके कारण तलछट में क्या होता है, बहाव कम हो जाता है और अत्यधिक तलछट जलाशय के तली पर जमा होता है, जिसके कारण क्या होता है, तल अधिक चट्टानी हो जाती है और नदी के जो जल जीव आवास होता है उसके भोजन की कमी हो जाती है। बांध नदियों को टुकड़ों में बांट देते हैं। क्या करते हैं, बांध नदी को 2 टुकड़े में बांट देते हैं या अनेकों टुकड़ों में बांट सकते हैं, जिससे विशेषकर अंडे देने की ऋतु में जलीय जीवों का नदियों में स्थानांतरण क्या होता है, तो अवरुद्ध हो जाता है और बाढ़ के मैदान में बनाए जाने वाले जलाशय द्वारा वहाँ मौजूद वनस्पति और मिट्टियाँ जल में क्या होती है, तो डूब जाती है, जो कालांतर में अपघटित हो जाती है। बहुउद्देशीय परियोजना और बड़े बांध नए पर्यावरण आंदोलन जैसे होता है नर्मदा बचाओ आंदोलन, टिहरी बांध आंदोलन के कारण भी बन गए। क्या हुए, तो बहुउद्देशीय परियोजना और बड़े बांध नए पर्यावरणीय आंदोलन जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन, टिहरी बांध आंदोलन के कारण भी बन गए। इन परियोजनाओं का विरोध मुख्य रूप से स्थानीय समुदाय के बृहद स्तर पर विस्थापित के कारण है। आमतौर पर स्थानीय लोगों को उनकी जमीन, आजीविका और संसाधन से लगाव एवं नियंत्रण देश की बेहतरी के लिए कुर्बान करना पड़ा। क्यों करना पड़ा, तो ध्यान कीजिएगा, जमीन, आजीविका और संसाधनों से लगाव एवं नियंत्रण देश की बेहतरी के लिए कुर्बान करना पड़ता था। इसलिए अगर स्थानीय लोगों को इन परियोजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है तो किसको मिल रहा है, शायद जमींदारों और बड़े किसानों को, उद्योगपतियों और कुछ नगरीय केंद्रों को। गांव के भूमिहीन को लीजिए, वो क्या वास्तव में ऐसी परियोजनाओं से लाभ उठाते हैं। सिंचाई में ने कई क्षेत्रों में फसल प्रारूप परिवर्तित कर दिया है, जहाँ किसान जल गहन और वाणिज्यिक फसलों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। इनसे मृदाओं के लवणीय जैसे गंभीर पारिस्थितिक परिणाम हो सकते हैं। इसी दौरान इसे अमीर भूमि मालिकों और गरीब भूमिहीन में सामाजिक दूरी क्या होती है, तो बढ़ाकर सामाजिक परिदृश्य से बदल दिया जाता है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि बांध उसी जल के अलग अलग उपयोग और लाभ चाहने वाले लोगों के बीच संघर्ष पैदा करता है। गुजरात में साबरमती बेसिन में सूखे के दौरान नगरीय क्षेत्रों में अधिक जल आपूर्ति देने पर परेशान किसान उपद्रव पर उतारू हो गए हैं। क्या हुआ, तो ध्यान की साबरमती बेसिन में क्या हुआ, तो सूखे के दौरान नगरीय क्षेत्र में अत्यधिक जल आपूर्ति देने पर क्या हुआ, तो परेशान किसान उपद्रव पर उतारू हो गए और बहुउद्देशीय परियोजनाओं की लागत और लाभ के बंटवारों को लेकर क्या अंतर्जातीय झगड़े का आम होता जा रहा है। अगला आता है नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये 95 द्वारा ली गई थी उद्धत एस शर्मा द्वारा। ध्यान कीजिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन एक गैर सरकारी संगठन NGO है जो कि जनजातीय लोगों और किसानों, पर्यावरणविदों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को गुजरात में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के विरोध में लामबंद करता है। मूल रूप से शुरू यह आंदोलन क्या हुआ, तो ध्यान कीजिएगा, जंगलों के बांध के पानी में डूबने जैसे पर्यावरणीय मुद्दों पर केंद्रित था और हाल ही में आंदोलन का लक्ष्य बांध में विस्थापित गरीब लोगों को सरकार से संपूर्ण पुनर्वास सुविधा दिलाना हो गया। लोगों ने सोचा कि उनकी यातनाएं व्यर्थ नहीं जाएगी, विस्थापन का सुख स्वीकार किया और यह विश्वास करके कि सिंचाई के प्रसार से वे मालामाल हो जाएंगे। प्राय रिहंद के उत्तरजीवियों ने हमें बताया कि उन्होंने अपने कष्टों को देश के लिए कुर्बानी के रूप में स्वीकार किया, परंतु अब 30 साल के कड़े अनुभव के बाद अब उनकी आजीविका और अधिक जोखिमपूर्ण हो गई है। पूछते जा रहे हैं कि हमें ही देश के लिए कुर्बानी देने के लिए क्यों चुना गया। यह एक स्रोत है कि एस शर्मा बेली ऑफ द रिवर में। चलिए आगे आते हैं। एक चीज़ आप लोग जानते होंगे, ध्यान रखिएगा कि सरदार सरोवर बांध गुजरात में नर्मदा नदी पर बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है, तो गुजरात में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध। यह भारत की एक बड़ी जल संसाधन परियोजना जिसमें 4 राज्य क्या होते हैं शामिल है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान सम्मिलित है। कौन कौन, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात में क्या है, तो 9,94,190 गाँव तथा 173 कस्बों तथा राजस्थान में 124 गाँवों को सूखाग्रस्त तथा मरुस्थलीय भागों को जल की आवश्यकता को पूरा करेगी। कितना, ध्यान कीजिएगा, गुजरात में 9,9490 गाँव और राजस्थान में 124 गाँव। चलिए आगे आते हैं। आगे जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हर एक नदी, मुख्य नदियाँ और बांध दी हुई है। जैसे देखिए, कृष्णा नदी, कोयना नदी, बेतवा नदी, कोटा बैराज, टिहरी, गंगा नदी, यमुना नदी, ये सब जितना भी देखिए यहाँ पर बिंदु दिया हुआ है वो सब क्या है, तो ध्यान कीजिएगा वो सब बांध है। जैसे देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ ये
सतलज नदी पर सल्लाल प्रोजेक्ट है, ये चेनाब नदी पर सबसे पहले। उसके बाद देखिए यहाँ पर भाखड़ा नांगल हो गया, उसके बाद टीरी बांध हो गया, यह एक नरौरा हो गया गंगा नदी पर, कोटा बैराज चंबल पर, राणा प्रताप सागर हो गया, गांधी सागर हो गया, ये सब चंबल पर। सरदार सरोवर नर्मदा नदी पर, गोदावरी नदी पर है परवारा हो गया बांध, कोयना हो गया कृष्णा नदी पर, तुंगभद्रा हो गया तुंगभद्रा नदी, मेट्टूर कावेरी नदी पर, पेरियार नदी पर, नागार्जुन सागर हो गया ये भी कृष्णा नदी पर। एक आता है हीराकंड महा नदी पर, एक आता है सोन जो रिहंद परियोजना है सोन नदी पर, एक आता तिलैया आता है, ये एक मैथौन नदी पर है, पंचेत नदी पर एक कोनार आता है, दामोदर और भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अगला आते हैं, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आप लोग कृष्णा गोदावरी विवाद की शुरुआत महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा कोयना पर जल विद्युत परियोजना के लिए बांध बनाकर जल की दिशा परिवर्तन करने पर हुई थी। कब हुई थी? तो ध्यान कीजिए, कृष्णा गोदावरी विवाद की शुरुआत महाराष्ट्र सरकार द्वारा कोयना पर जल विद्युत परियोजना के लिए बांध बनाकर जल की दिशा परिवर्तन कर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्यों के द्वारा आपत्ति जताए जाने से हुई। इसमें इन राज्यों ने पड़ने वाली नदी के निचली हिस्सों में जल प्रवाह को कम हो जाएगा और कृषि और उद्योग पर इसका क्या होगा तो विपरीत असर पड़ेगा। आगे आते हैं, नदी परियोजनाओं पर उठी अधिकतर आपत्तियां उनके उद्देश्यों में विफल हो जाने पर है। यह एक विडंबना ही है कि जो बांध बाढ़ नियंत्रण के लिए बनाए जाते थे, उनके जलाशयों में तलछट जमा होने के कारण बांध बाढ़ आने के कारण बन जाते हैं और अत्यधिक वर्षा होने की दशा में तो और बड़े बांध भी कई बार बाढ़ नियंत्रण में असफल हो जाते हैं। आपने पढ़ा होगा कि वर्ष 2006 में महाराष्ट्र और गुजरात में भारी वर्षा के दौरान बांधों से छोड़े गए जल की वजह से बाढ़ की स्थिति और विकट हो गई। क्या हुई? तो महाराष्ट्र और गुजरात में भारी वर्षा के कारण 2006 में जल की वजह से बाढ़ की स्थिति और विकट हो गई। इन बाढ़ों से न केवल जान और माल की नुकसान हुआ, पितु बृहत स्तर पर मृदा अपरदन भी हुआ। बांध के जलाशय पर तलछट जमा होने का अर्थ यह भी है कि यह तलछट जो कि एक प्राकृतिक उर्वरक और बाढ़ के मैदानों तक नहीं पहुंचती है, जिसके कारण भूमि निम्नीकरण की समस्या क्या होती है? बढ़ती है। और यह भी माना जाता है कि बहुउद्देशीय योजनाओं के कारण भूकंप आने की संभावना भी बढ़ जाती है। क्या होती है? बहुउद्देशीय योजनाओं के कारण भूकंप आने की संभावना बढ़ जाती है। और अत्यधिक जल के उपयोग से जल जनित बीमारियों और फसलों में कीटाणु जनित बीमारियों और प्रदूषण फैलते हैं। आगे आते हैं, आगे हम पढ़ेंगे वर्षा जल संग्रहण। क्या पढ़ेंगे? तो वर्षा जल संग्रहण। बहुत से लोगों का यह मानना है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के अलाभप्रद असर और उन पर उठे विचारों के चलते वर्षा जल संग्रहण तंत्र इनकी सामाजिक और आर्थिक और पारिस्थितिक तौर पर व्यवहार्थ विकल्प हो सकते हैं। व्यवहार्थ विकल्प हो सकते हैं। प्राचीन भारत में उत्कृष्ट जलीय निर्माण के साथ साथ जल संग्रहण ढांचे भी पाए जाते हैं। क्या? तो ध्यान कीजिएगा, प्राचीन भारत में उत्कृष्ट जलीय निर्माण के साथ साथ जल संग्रहक ढांचे भी पाए जाते थे। लोगों को वर्षा पट्टी और मृदा के गुणों के बारे में गहरा ज्ञान था। क्या था? वर्षा पट्टी और मृदा के गुणों के बारे में गहरा ज्ञान था। उन्होंने स्थानीय परिस्थितियों और उनकी जल आवश्यकता अनुसार वर्षा जल, भौम जल, नदी जल और बाढ़ जल संग्रहण के अनेक तरीके विकसित कर लिए थे। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों ने गुल अथवा कुल पश्चिमी हिमालय जैसी वाहिकाएं नदी की धारा का रास्ता बदलकर क्या किया? तो खेतों में सिंचाई के लिए के बनाई गई। कहाँ? पश्चिमी हिमालय में, तो गुल और कुल नामक। पश्चिमी भारत विशेषकर राजस्थान में पीने का जल एकत्रित करने के लिए छत वर्षा जल का संग्रहण का तरीका आम था। पश्चिम बंगाल में बाढ़ क्या था? तो ध्यान के राजस्थान में छत का वर्षा और पश्चिम बंगाल बाढ़ के मैदान में लोगों ने अपने खेतों की सिंचाई के लिए बाढ़ जल वाहिकाएं बनाते थे। शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में खेतों में क्या हुआ? तो वर्षा जल एकत्रित करने के लिए गड्ढे बनाए जाए। शुष्क और अर्ध शुष्क में वर्षा जल एकत्रित करने के लिए खेतों में क्या करते थे? तो गड्ढे बनाए जाते थे ताकि मृदा को सिंचित किया जा सके और संरक्षित जल को खेती के लिए उपयोग में लाया जा सके। राजस्थान के जिले जैसलमेर में खादीन और अन्य जगहों पर जोहर इसके उदाहरण है। क्या? तो खादीन और जोहर राजस्थान में और अन्य जगहों पर। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, हैंडपंप के माध्यम से पुनर्भरण कर रहा है। किसका? ध्यान कीजिएगा, वर्षा जल को छत के माध्यम से रखा जा रहा है। यहाँ पर देखिए बेकार कुएं का पुनर्भरण कर रहा है वर्षा छत के माध्यम से। आगे आते हैं, अगला देखिएगा,
देखिए कैसे करता है वर्षा जल छत वर्षा जल का संग्रहण। पीवीसी पाइप का इस्तेमाल करके छत का वर्षा जल एकत्रित किया जाता है। रेत और ईंट का प्रयोग करके जल का छनन किया जाता है। भूमिगत पाइप के द्वारा जल हौज तक लिया जा सकता है, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, और जहाँ से इसे तुरंत प्रयोग किया जा सकता है। हौज से अतिरिक्त जल कुएं तक लिया जा सकता है। और देखिए यहाँ पर हौज के अतिरिक्त जल कुएं का जल भूमिगत जल का पुनर्भरण करता है और बाद में इस जल का उपयोग किया जा सकता है। आगे आते हैं। एक पारंपरिक विधि देखिए यहाँ पर, एक कुल ने वर्तुल ग्रामीण तालाब बनाता है जिसे जरूरत पड़ने पर पानी छोड़ सके। कांजा गांव का चित्र के अनुसार ये दिखाया गया है। आगे तो राजस्थान के अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्र में, विशेषकर बीकानेर, फलोदी और बाड़मेर में लगभग हर घर में पीने का पानी संग्रहित करने के लिए भूमिगत टैंक अथवा टाँका हुआ करता था। क्या होता था, ध्यान कीजिए, भूमिगत टैंक या टाँका हुआ करते थे। इसका आकार बड़े कमरे जितना हो सकता है। कितना, तो इसका आकार बड़े कमरे। फलोदी में एक घर में 6.1 मीटर गहरा और 4.27 मीटर लंबा और 2.44 मीटर चौड़ा टाँका था। कितना, फलोदी में तो एक घर में 6.1 मीटर लंबा गहरा था, 4.27 मीटर लंबा और 2.44 मीटर क्या हो जाएगा, तो चौड़ा टाँका था। टाँका यह सुविस्तृत छत वर्षा जल संग्रहण तंत्र का अभिन्न हिस्सा होता था, जिसका मुख्य घर या आंगन में बनाया जाता था। वे घरों की ढलवा छतों से क्या करता था, तो पाइप द्वारा जुड़े हुए थे और छत से वर्षा का पानी इन नलों से होकर भूमिगत टाँका तक पहुंचता था और जहां इसे एकत्रित किया जाता था। वर्षा का पहला जल छत और नलों को साफ करने में प्रयोग होता था। क्या होता था, तो पहला जल छत और नलों को साफ करने में प्रयोग होता था, उसे संग्रहित नहीं किया जा सकता। इसके बाद होने वाली वर्षा का जल संग्रहण किया जा सकता था। टाँका में क्या होता था, टाँका में ध्यान कीजिएगा, वर्षा जल अगली वर्षा ऋतु तक संग्रहित किया जा सकता है। कितना, तो किया जा सकता है टाँका में। इससे जल की कमी का वाली ग्रीष्म ऋतु तक पीने का जल उपलब्ध करवाने वाला जल स्रोत बनता था। वर्षा जल अथवा पालर पानी, जैसे कि इसे इस क्षेत्र में पुकारा जाता, वर्षा जल अथवा वर्षा जल को तो पालर पानी कहा जाता था इस क्षेत्र में। प्रत्येक जल का शुद्धतम रूप समझा जाता था। कुछ घरों में तो टाँका के साथ भूमिगत कमरे भी बनाए जाते थे, क्योंकि जल का यह स्रोत इन कमरों को भी ठंडा, इससे ग्रीष्म ऋतु में या गर्मी में राहत मिलती थी। आगे आते हैं। तो टाँका किस राज्य में प्रयोग किया जाता है जल के लिए, वर्षा जल के लिए, तो राजस्थान में, बीकानेर, फलोदी, ये सब में, बाड़मेर में। आगे आते हैं। एक रोचक तथ्य ध्यान रखिएगा कि मेघालय की राजधानी शिलोंग में छत वर्षा जल संग्रहण प्रचलित है। कहाँ पर, तो मेघालय की राजधानी शिलोंग में। यह रोचक तो इसलिए है क्योंकि चेरापूंजी और मानसीराम, जहाँ विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है, विश्व की सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तो चेरापूंजी और मानसीराम वर्षा होती है। शिलोंग से 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कहाँ पर, तो शिलोंग से 55 किलोमीटर की दूरी पर अब स्थित है और यह शहर पीने के जल की कमी के गंभीर समस्या का सामना करता है और शहर के लगभग हर छत में वर्षा जल का संग्रहण व्यवस्था है। घरेलू जल आवश्यकता की कुल मांग लगभग 15 से 25% हिस्सों की पूर्ति छत जल संग्रहण व्यवस्था से कहाँ पर होती है, तो मेघालय के शिलोंग में होती है, जहाँ पर सबसे अधिक देखिए मेघालय ऐसा राज्य चेरापूंजी और 55 किलोमीटर पर वर्षा ही नहीं होती है। आगे आते हैं। यह दुख की बात है कि आज पश्चिमी राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण की रीति इंदिरा गांधी नहर से उपलब्ध 12 मासी पेयजल के कारण कम होती जा रही है। हालांकि कुछ घरों में टाँकों की सुविधा अभी भी है, क्योंकि उन्हें नल के पानी का स्वाद पसंद नहीं है। सौभाग्य से आज भी भारत के कई ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जल संरक्षण और संग्रहण का यह तरीका उपयोग में लाया था। कर्नाटक के मैरूल जिले में स्थित एक सुदूर गांव गुंडाथूर में ग्रामीण ने अपने जल में आवश्यकता के पूर्ति छत वर्षा संग्रहण की व्यवस्था से हुई है। गांव के लगभग 200 घरों में यह व्यवस्था है। और क्या है, इस गांव में वर्षा जल संपन्न गांव की ख्याति अर्जित की है। यहाँ पर क्या है, प्रयोग में किए जा रहे वर्षा जल संग्रहण ढांचों के बारे में अधिक जानकारी के लिए चित्र दिखाई गए 3.4, उसको देख सकते। इस गांव में हर वर्ष लगभग 1000 मिलीमीटर गुंटाथूर में मिलीमीटर वर्षा होती है और 10 भराई के साथ यहाँ संग्रहण दक्षता 80% है और यहाँ हर घर लगभग प्रत्येक वर्ष 50,000 मीटर जल का संग्रहण उपयोग करता है और 200 घरों में हर वर्ष लगभग 10 लाख लीटर जल एकत्रित किया जाता है। 1 करोड़ लीटर। आगे आते हैं। एक चीज ध्यान रखिए, यही देखिए कर्नाटक के मैसूर जिले में गुंडाथूर गांव है, देखिए ऐसा बनाया जाता है। आगे आते हैं।
छत जल संग्रहण थार के सभी जलों और ग्रामों में प्रचलित था। वर्षा जल जो कि घरों की ढालू छतों पर गिरता है, जिसे पाइप के द्वारा क्या होता है भूमिगत टाँका के अंदर लिया जाता है। टाँका का सॉरी राजस्थान के जो बीकानेर भूमि में गोल चित्र जो कि मुख्य घर अथवा आंगन में बना होता है, ऊपर दिखाया गया चित्र में दर्शाता है कि जल पड़ोसी की छत से एक लंबे पाइप से द्वारा लिया जाता है और यहाँ पड़ोसी की छत का उपयोग वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए किया जाता है। चित्र में एक छेद दिखाया जाता है जिसके द्वारा क्या होता है तो वर्षा जल भूमिगत टाँका में चल जाता है, जो टाँका का दिखाया गया। देखिए चलिए आगे आते हैं। तो टाँका कहाँ पर तो राजस्थान क्षेत्र में बोला जाता है। आगे आते हैं, ध्यान कीजिए मेघालय में बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली। कहाँ पर बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली, ध्यान कीजिए मेघालय में नदियों व झरनों के जल को बांस के द्वारा क्या किया बने पाइपों द्वारा एकत्रित करके 200 वर्ष पुरानी विधि प्रचलित है। कितना, तो ध्यान कीजिएगा बांस ड्रिप कितना है मेघालय में, तो 200 वर्ष पुरानी है। लगभग 18 से 20 लीटर सिंचाई पानी बांस पाइप में आ जाता है और क्या किया जाता है तो ध्यान कीजिएगा कि उसे सैकड़ों मीटर दूरी तक लिया जाता है। अंत में पानी का बहाव 20 से 80 बूंद प्रति मिनट क्या घटकर पौधे में छोड़ दिया जाता है। तो ध्यान कीजिए बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली का कितना पुराना है तो 200 वर्ष। किस राज्य में, तो मेघालय में। जैसे देखिए पहाड़ी शिखरों पर चित्र 1 में देख सकते हैं आप लोग कि पहाड़ी शिखरों पर सदा नीरा झरनों की दिशा परिवर्तित करने के लिए बांस की पाइपों का उपयोग किया जाता है और इन पाइपों के माध्यम से गुरुत्वाकर्षण द्वारा क्या होता है तो जल के पहाड़ के नीचे स्थानों पर पहुंचाया जाता है। यहाँ पर देखिए चित्र 1 में। चित्र 2 में देखिएगा और 3 में बांस में निर्मित, ये सब बांस का देखिए यहाँ पर निर्मित चैनल से पौधों के स्थान तथा जल का बहाव क्या कर परिवर्तित किया जा रहा है और जैसे तक बांस पाइप से बनाई हुआ बिछाई गई विभिन्न जलों को शाखाओं को जल वितरित किया जाता है और पाइप में जल प्रवाह के इनको स्थितियों में परिवर्तन किया। क्या किया जाता है तो बांस को लेके उसको आधे से सीधा काट के उसको बनाया जाता था। चित्र 4 में देखिएगा यदि पाइपों को सड़क पार ले जाना हो तो उन्हें भूमि की ऊंचाई से पेड़ों पर क्या करता था या बांस गाड़ के उसको ऊंचाई पर बांध दिया जाता था पाइपों को। चित्र 5 में देखिएगा 6 में संकुचित किए हुए चैनल सेक्शन और पंथातर इकाई जल सिंचाई के अंतिम चरण में प्रयुक्त की जाती थी और अंतिम चैनल सेक्शन से पौधों को जड़ों के क्या करते थे तो निकट गिराया जाता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग 3.4 चित्र कहाँ है, एक सेकेंड दिखाते हैं आपको। ये देख लीजिए कर्नाटक ऐसा ही लगाया जाता था गुंडाडूर में मैसूर जिले के। चलिए आगे आते हैं। एक रोचक तथ्य ध्यान रख लीजिएगा आप लोग कि तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहाँ पूरे राज्य में हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचों का बनाना आवश्यक कर दिया है और इस संदर्भ में दूसरी व्यक्ति पर कार्रवाई करवाई। मतलब कि तमिलनाडु में ऐसा कोई भी घर नहीं होगा जहाँ पर क्या मतलब कि छत संग्रहक वर्षा जल हर घर में बना ही होगा। अगर नहीं बना पाए तो उसको दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। यहीं पर आपका चैप्टर खत्म हुआ। कौन सा चैप्टर, तो जल संसाधन। कौन सा चैप्टर था, तो जल संसाधन। एक बार ये मैप देख लीजिएगा आप लोग, जो भी भारत में बांध सब है मुख्य नदी या बांध वो आपको ध्यान में आ जाएगी। ठीक है, देख लीजिएगा ये बांध सब, नदी भी आपको पता चल जाएगी कहाँ पर कौन सी नदी बहती है। ठीक है, देख लीजिए एक सेकेंड। हाँ, तो ध्यान कीजिएगा आप लोग, यहाँ पर आपका चैप्टर जल संसाधन खत्म होता है। जल संसाधन ही शायद चैप्टर का नाम की कुछ और नाम था जी, हाँ जल संसाधन ही चैप्टर का नाम तो खत्म होता है। और आप लोग कोई भी हीराकुंड बांध देख सकते हैं, यहाँ पर है हीराकुंड महानदी पर बना हुआ है। आप लोग बताइएगा, जो भी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा कमेंट जरूर कीजिएगा। और क्या ही कर सकते हैं, कोई लोग तो देख नहीं रहे हैं। चलिए खत्म होता है, कल अगले अध्याय में मिलेंगे आप लोग से।